आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बातें। चिन्ह परिपाटी पढ़ लें। चिन्ह परिपाटी मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण M1 M2। अवतल दर्पण मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दिखाते हैं P से, और इसके वक्रता केंद्र को दिखाते हैं C से। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मान लीजिए कोई वस्तु रखी है वक्रता केंद्र और अनंत के भीतर। कोई वस्तु रखी है वक्रता केंद्र और अनंत के भीतर, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के भीतर। जब किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के भीतर रखते हैं तब इस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के भीतर प्राप्त होता है। तो देखिए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को दिखाते हैं यूं से। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को दिखाते हैं यूं से। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं V से। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को दिखाते हैं यूं से, जबकि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से दिखाते हैं और फोकस को F से, और फोकस दूरी को स्मॉल F से दिखाते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कोई किसी की भी दूरी अगर नापें, वस्तु की दूरी नापें, प्रतिबिंब की दूरी नापें या फिर वक्रता त्रिज्या नापें, कोई भी दूरी हम कहाँ से नापते हैं? दर्पण के ध्रुव से। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को दिखाते हैं यूं से। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं V से, और दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल F से। लेकिन जब वही उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। इसका भी कहीं केंद्र होगा, उसको कहते हैं वक्रता केंद्र, दिखाते हैं C से। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। देखिए, अगर कोई वस्तु रखे तो यहां प्रतिबिंब इसका बनेगा फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच। तो वस्तु की दूरी को दिखाते हैं किससे जी? यूं से। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को यूं से। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को F से। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दिखाते हैं R से। तो कोई भी हम दूरी जब नापेंगे तो सदैव कहाँ से नापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। वह अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, दर्पण की दूरी हम सदैव नापते हैं कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। अब देखिए, इनका चिन्ह परिपाटी। मान लीजिए कोई दर्पण है, दर्पण के ध्रुव को दिखाते हैं P से, मूल बिंदु। तो दर्पण के ध्रुव को ही हम क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु। दर्पण के ध्रुव को ही मान लेते हैं मूल बिंदु और एक चतुर्थांश की रचना करते हैं। इसको मान लीजिए x डैश, y डैश। तो मूल बिंदु के दाएं तरफ की दूरी, मूल बिंदु के दाएं तरफ की दूरी क्या होती है? प्लस। मूल बिंदु के दाएं साइड की दूरी क्या होती है? प्लस। अब मूल बिंदु के बाएं साइड की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक।
मूल बिंदु से ऊपर की दूरी क्या होती है प्लस, और मूल बिंदु से नीचे दूरी क्या होती है माइनस। तो जब हम दर्पण के ध्रुव से बाएं साइड की दूरी लेंगे तो सभी दूरियां किस में लेंगे माइनस में। दर्पण के बाएं साइड की सभी दूरियां किस में लेंगे माइनस में, जबकि दर्पण के दाएं साइड की सभी दूरियां हमेशा किस में लेंगे प्लस में। दर्पण के ध्रुव से ऊपर की जो दूरी लेंगे उसको लेंगे प्लस में, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी क्या लेंगे माइनस में। दर्पण के ध्रुव से बाएं साइड की सभी दूरी को लेंगे प्लस में, सॉरी माइनस में, सभी क्या होंगे नेगेटिव होंगी, जबकि दर्पण के ध्रुव के दाएं साइड सभी दूरी क्या होती है पॉजिटिव होती है। अब देखिए मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरी को लेते हैं नेगेटिव, जबकि मुख्य अक्ष के ऊपर के सभी दूरियों को लेते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स प्लस। तो देखिए जब वस्तु यहाँ कोई वक्रता केंद्र है और मान लीजिए वस्तु यहाँ जब रखे हैं तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के भीतर। तो जब वस्तु को रखे हैं बाएं साइड, ध्रुव के बाएं साइड, तब इसकी जो दूरी होगी वह किस में होगी जी माइनस में। वस्तु की दूरी को दिखाते हैं यूं से, इसकी दूरी क्या होगी माइनस, क्योंकि दर्पण के बाएं साइड है। अब देखिए और वस्तु की लंबाई जो ऊपर की साइड है, इसलिए वस्तु की लंबाई को लेंगे प्लस में, दिखाते हैं ओ से। वस्तु की लंबाई को दिखाते हैं ओ से, और जो इसकी दूरी होगी किसमें होगी प्लस में। अब देखिए दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब किधर है बाएं साइड है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब किधर है दर्पण के बाएं साइड, इसलिए इसकी भी दूरी किस में लेंगे माइनस में। लेकिन प्रतिबिंब की देखिए जो लंबाई है वह मुख्य अक्ष के नीचे है, इसलिए इसको दिखाएंगे माइनस से, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी किस में होती है माइनस में, जबकि ऊपर की दूरी क्या होती है प्लस। अब देखिए फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, दिखाते हैं स्मॉल एफ से। यह भी ध्रुव के बाएं साइड है, इसलिए इस दूरी को भी किस में लेंगे माइनस में। किस में लेंगे माइनस में। लेकिन अगर प्रतिबिंब हमारा वस्तु को रख दे दर्पण के ध्रुव और फोकस के भीतर, तब इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो अब देखिए वस्तु की दूरी किसमें है माइनस में, क्योंकि दर्पण के ध्रुव के बाएं साइड है, जबकि प्रतिबिंब कहाँ बना है ध्रुव के दाएं साइड, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे प्लस लेंगे। तो जब भी हम वस्तु की दूरी लेते हैं वह किस में लेते हैं माइनस में, क्योंकि वह अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं साइड रखते हैं, इसलिए वस्तु की दूरी सदैव माइनस में लेते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी कभी माइनस कभी प्लस, वह उसकी स्थिति के अनुसार बन जाती है। अब चिन्ह परिपाटी हो गया। अब देखिए इसका निगमन। एक बटा में एफ बराबर 1/u प्लस 1/v का निगमन। 1/में एफ बराबर 1/u प्लस 1/v का निगमन। तो देखिए इसका निगमन करने के लिए हमें एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी, जिसे कहते हैं हम लोग समरूप त्रिभुज। इस निगमन को हल करने के लिए हमें आवश्यकता होगी किसकी समरूप त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम देख ले समरूप त्रिभुज के बारे में। देखिए समरूप त्रिभुज का मतलब होता है ऐसे दो त्रिभुज जिनके आकार एक दूसरे के समान हो, उसे कहते हैं समरूप त्रिभुज। अब देखिए समरूप त्रिभुज की कुछ शर्तें होती है,
जो इसको हल करने में काम आएगी। समरूप समरूप त्रिभुज की कुछ शर्तें होती है जो इससे 1/में या बराबर 1/में यू प्लस 1/में भी को सिद्ध करने में कुछ काम आएगी। तो देखिए पहली शर्त होती है समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज समान कोणिक होते हैं। समरूप त्रिभुज की पहली शर्त है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं वे सभी क्या होते हैं, समान कोणिक होते हैं। समान कोणिक का मतलब जैसे एग्जांपल देखिए, ए बी सी पी क्यू आर जैसे दो त्रिभुज समरूप है, इन्हें हमें सिद्ध करना है कि क्या है, समान कोणिक है। तो समान कोणिक का मतलब होता है कि जब इसका एक कोण मान लीजिए कितना है, 30 डिग्री, जब इस त्रिभुज का एक कोण हम मान ले कितना है, 30 डिग्री, तब इस त्रिभुज का भी एक कोण कितना होना चाहिए, 30। वह जरूरी नहीं है कि यह कोण 30 है तो यह भी कोण क्या चाहिए, 30। कोई भी कोण कितना चाहिए हमें, 30। अब मान लीजिए इसका एक कोण 45 है, तो इसका भी एक कोण कितना चाहिए हमें, 45। एक कोण थीटा मान लेते हैं, कोण कितना चाहिए, थीटा। समान कोणिक का मतलब होता है कि जो कोण इस त्रिभुज में सेम टू सेम वही कोण इस त्रिभुज में हो जाए तो उसे बोलते हैं हम समान कोणिक। तो समरूप त्रिभुज की पहली शर्त है कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समान कोणिक। असमान कोणिक का मतलब होता है कि जो कोण इस त्रिभुज में है एकदम वही कोण इस त्रिभुज में हो तो उसे हम बोलते हैं समान कोणिक। अब दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त होती है समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की दूसरी शर्त है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब देखिए संगत भुजा किसे कहते हैं, संगत भुजा का मतलब होता है संगत भुजा। संगत भुजा का मतलब होता है बराबर बराबर कोण के सामने की भुजा, बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। संगत भुजा का मतलब होता है बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। देखिए दूसरी शर्त है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजा का मतलब होता है बराबर कोण के सामने की भुजा। तो अगर इसमें 30 अंश ले रहे हैं तो 30 अंश के सामने की भुजा क्या है, BC है, क्योंकि 30 अंश के सामने क्या दिखाई दे रहा है, BC। तो 30 अंश के सामने की भुजा क्या हो गई, BC हो गई, क्योंकि ये दोनों भुजाएं अगल बगल है तो सामने कौन हुई, BC। तो 30 अंश के सामने की भुजा क्या है, BC। तो संगत भुजा इसकी BC की संगत भुजा क्या होगी, हम बोले हैं बराबर कोण के सामने की भुजा। तो जब BC 30 अंश के सामने की भुजा है तो इस त्रिभुज में निकाल लेंगे 30 अंश के सामने की भुजा। तो देखिए इस त्रिभुज में 30 अंश के सामने भुजा क्या है, PR है, क्योंकि ये दोनों भुजा अगल बगल की हैं।
तो 30 अंश के सामने भुजा क्या है? पी आर। तो बीसी की संगत भुजा क्या हुई? पी आर। अब देखिए ले लें 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के सामने की भुजा क्या है? एसी। 45 डिग्री के सामने की भुजा क्या है? एसी, क्योंकि यह दोनों भुजाएं क्या हो गई? अगल बगल की। तो जब यहां से देखेंगे तो 45 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी क्या होगी? एसी। अब देखिए इसकी संगत भुजा जब ज्ञात करेंगे, एसी की संगत भुजा जब हम ज्ञात करेंगे तो इसमें भी कोण कितना लेंगे? 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री के सामने की भुजा क्या है? क्यू आर। तो यही इसकी संगत भुजा कहलाएगी, क्यू आर। अब बचा कोण क्या? थीटा। तो थीटा के सामने की भुजा क्या है? ए बी। ए बी, ए बी की संगत भुजा क्या होगी? तो इसमें भी ले लीजिए थीटा, और थीटा के सामने भुजा क्या होगी? क्यू बी। ये इनकी क्या होगी? संगत भुजा होगी। अब कहा है संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखिए बीसी की संगत भुजा क्या है? पी आर। तो इनका अनुपात कर दें, बीसी बटा में पी आर। संगत भुजाओं का अनुपात, तो इसकी संगत भुजा यह है, तो ए सी बटा में क्यू आर। इसकी संगत भुजा यह है, तो ए बी बटा में क्यू पी। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसको सिद्ध करने में काम आएगा, जो सिद्ध करने में काम आएगा। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, 1 में यफ बराबर 1 में यू प्लस 1 में भी को सिद्ध करने के लिए हमें समरूप त्रिभुज की 2 शर्तें याद रहनी चाहिए। पहली शर्त है समरूप त्रिभुज समान कोणिक होते हैं। समान कोणिक का मतलब होता है कि 2 त्रिभुजों के कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। और दूसरी शर्त होती है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, और संगत भुजा कहते हैं बराबर कोण के सामने की भुजा। तो देखिए हम सिद्ध कर रहे हैं अवतल दर्पण लेकर। किस दर्पण को लेकर? अवतल दर्पण को लेकर। मान लीजिए अवतल दर्पण क्या ले लें? M1 और M2। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दिखाते हैं P से। इसका कहीं केंद्र होगा उसको दिखाते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, दिखाते हैं C से। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, दिखाते हैं F से। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, तो वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से हो जाती है? फोकस से। और एक प्रकाश किरण चला रहे हैं हम वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, और जहां दोनों प्रकाश किरण काटती हैं वही क्या बनता है? प्रतिबिंब। वस्तु को मान लीजिए ए बी, A1 B1, प्रतिबिंब को A2 B2। अब देखिए इसमें हमें, अब यहां से काट लीजिए इसको, मान लीजिए n, और यहां से डाल लीजिए लंब। अब देखिए इसमें हमें 2 समरूप त्रिभुज खोजना है। 2 समरूप त्रिभुज खोजना है। और समरूप त्रिभुज का मतलब होता है, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? समान कोणिक होते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज ले लें A1 B1 C, और एक त्रिभुज ले लें A2 B2 C। देखिए A1 B1 C में कोण एक कितना है? 90 डिग्री। तो इसमें भी एक कोण कितना है? 90 डिग्री। अब कोण C एक दूसरे क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है।
ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण। आज जब बताएं, आप लोग जानते होंगे कि जब दो सीधी रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर काटती हैं, जब दो सीधी रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर काटती हैं, आमने और सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए, यह दो सीधी रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं, इसका मतलब यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। आज जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण क्या होगा, स्वतः बराबर होगा। तीसरा कोण स्वतः बराबर होगा। तो त्रिभुज ले ले हम लोग A1 B1 C1 और त्रिभुज A2 B2 C2 में देखिए कोण A1 बराबर कोण A2 प्रत्येक 90 अंश। अब देखिए कोण A1C B1, अगर इस कोण को हमें लिखना है तो इस कोण को बीच में रखेंगे A1C B1। कोण A1C B1 बराबर कोण, अब इस कोण को जब लिखना है तो इस कोण को बीच में रख दीजिए A2C B2। A2C B2 कैसे बराबर है जी, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण क्या होता है, स्वतः बराबर। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 इसका भी होगा, 180 इसका भी होगा। तो 180 में 90 डिग्री खर्च किया है, 90 डिग्री खर्च किया है, तो बचा हुआ कोण बराबर ही बचेगा। तो मान लीजिए कुछ यह कोण किया है और इसके बराबर ही यह भी खर्च किया है, तो जो कोण बचेगा वह क्या होगा, बराबर। इसलिए हम मान लेते हैं तीसरा कोण स्वतः क्या होगा, बराबर। इसलिए तीसरा कोण स्वतः बराबर होगा। आज जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। अतः त्रिभुज A1 B1 और C, A1 B1 और C समरूप होंगे A2 B2 C के। यह किसका चिन्ह है, समरूप का। त्रिभुज A1 B1 C समरूप होंगे A2 B2 C के, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जब त्रिभुज समरूप हो गए इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। संगत भुजा का मतलब होता है बराबर कोण के सामने की भुजा। तो देखिए 90 डिग्री के सामने भुजा क्या है, 90 डिग्री के सामने की कोण भुजा क्या है, B1C। B1C। अब इसकी संगत भुजा क्या कहलाएगी, इस त्रिभुज में आइए 90 अंश के सामने भुजा क्या है, B2C। B2C बराबर। अब देखिए जो कोण यह C कोण है शीर्षाभिमुख, इसके सामने की भुजा क्या है, A1 B1। A1 B1। अब इस कोण के बराबर यह कोण है, इसलिए इसके सामने की भुजा क्या होगी, A2 और B2। A2 और B2। अब देखिए क्या बची, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, A1C। A1C। तो इस त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा क्या है, A2C। देखिए हम कोई भी दूरी नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। तो दर्पण से ध्रुव की इसकी संबंध बन जाएगी, दर्पण के ध्रुव से इसका संबंध बन जाएगा, इसका संबंध बन जाएगा, लेकिन तिर्यक लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है।
तो तिर्यक लंबाई को छोड़ देते हैं। तो A1 B1 बटा में A2 B2 बराबर A1 C बटा में A2 C। समीकरण नंबर 1। अब देखिए दो समरूप त्रिभुज और ले लें। देखिए एक समरूप त्रिभुज क्या है, एन एल एफ, क्योंकि इसमें भी कोण कितना है 90 डिग्री और यह कोण कितना है 90 डिग्री। यह दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो समरूप त्रिभुज दो और ले लें। अब इस प्रकार इस कोणों को नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि एक बार दिखा चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट अब लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज, देखिए त्रिभुज एन एफ यल समरूप होंगे किसके, A2 B2 F के, A2 B2 F के, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है तो इसका भी एक कोण 90 डिग्री है। और देखिए जो कोण F है यह कैसे बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से। और जब दो कोण बराबर तो तीसरा कोण क्या होगा, स्वतः बराबर, इसलिए त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजा देखिए 90 डिग्री के सामने भुजा क्या है, एन और एफ। इसमें 90 डिग्री के सामने भुजा क्या है, B2 F बराबर। अब देखिए F के सामने की भुजा क्या है, कोण जो F है इसके सामने भुजा क्या है, एन यल। तो इसमें भी कोण F के सामने भुजा क्या है, A2 B2 बराबर। अब देखिए कोण B के सामने भुजा क्या है, पर इसमें लेंगे तो कोण N के सामने भुजा क्या है, F और यल। तो कोण B के सामने भुजा क्या है, A2 F। हम बोले हैं कि हमें तिर्यक लंबाई से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जहां N F दिखाई देगा और F B2 दिखाई देगा उसे छोड़ देंगे। तो N L बटा में A2 B2 बराबर F L बटा में A2 F। अब देखिए जो N L है यह बराबर है A1 B1 की। जो N L है वह बराबर किसके, A1 B1 के, क्योंकि प्रकाश किरण कैसे चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, समांतर का मतलब होता है इनके बीच की दूरी हर जगह क्या रहेगी, बराबर। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो इनके बीच की दूरी हर जगह क्या रहेगी, बराबर। तो देखिए समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, यह भी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि NL बराबर A1 B1। तो जहां NL हमारा दीजिए A1 B1 बटा में A2 B2 बराबर FL बटा में A2 F। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करेंगे, तुलना। समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करेंगे, तुलना। तो समीकरणों की तुलना करते समय बराबर पक्ष को छोड़ दिया जाता है। बराबर पक्ष का मतलब एक बायां पक्ष है एक दायां पक्ष है, तो इसमें भी एक बायां पक्ष है एक दायां पक्ष है। तो देखिए अब इसको मिटा रहे हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना
करने पर। तो हम बोले हैं कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करते समय बराबर पक्ष को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए बायां पक्ष बराबर है a1 b1 a1 b1 a2 b2 a2 b2, तो बायां पक्ष को छोड़ देंगे तो क्या बचा a1c बटे में a2c बराबर fl बटे में a2f। अब इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को पुश कर कर लिख लेना है। अब देखिए इनका मान रखिए a1c क्या है, a1c। तो देखिए a1c हमें दूरी लेना है, तो किसी भी वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, हम कहां से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से। तो बताइए a1c का संबंध हमें दर्पण के ध्रुव से बनाना है। a1c का संबंध देखिए यह क्या है, यह a1 है या c है, या दर्पण का ध्रुव p है। तो बताइए a1c जो दूरी है, a1c इसको हम लिख सकते हैं a1p माइनस cp, क्योंकि बड़ी दूरी में से अगर इतना काट कर निकाल दिया जाए, मतलब घटा दिया जाए, तो यही बचेगा जी। देखिए दर्पण से दोनों का संबंध भी बन गया। तो हम लिख सकते हैं a1c के स्थान पर a1p माइनस cp बटे में a2c। देखिए a2c देखिए बड़ी दूरी क्या है, cp। तो बड़ी दूरी में से a2p घटा देंगे तो यह दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो cp माइनस a2p बराबर fl। अब देखिए a2f को हम लिख सकते हैं, सबसे बड़ी दूरी क्या होगी, a2f में बड़ी दूरी क्या होगी, a2p माइनस fp। अब देखिए a1p क्या है, a1p वस्तु की दूरी है। a1p क्या है, वस्तु की दूरी। इसको दिखाते हैं यू से। तो देखिए सभी दूरियां दर्पण कहाँ है, बाएं साइड, इसलिए क्या लेंगे, माइनस यू माइनस। अब देखिए cp क्या है, cp जो है वक्रता त्रिज्या है। cp क्या है, वक्रता त्रिज्या। दिखाते हैं r से, लेकिन यह भी ध्रुव के कहाँ है, बाएं साइड, इसलिए इसकी दूरी क्या लेंगे, माइनस। अब देखिए cp क्या है, cp वक्रता त्रिज्या दिखाएंगे r से, यह भी बाएं साइड है, इसलिए लेंगे माइनस a2p। देखिए a2p क्या है, यह क्या है, प्रतिबिंब है। तो a2p क्या हुआ, प्रतिबिंब की दूरी। और दर्पण के ध्रुव से यह क्या है, प्रतिबिंब। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं v से। यह भी दर्पण कहाँ है, बाएं साइड, इसलिए इसकी भी दूरी क्या लेंगे, माइनस, बराबर। अब देखिए fl क्या है, हम लिख सकते हैं fl बराबर fl बराबर fp। दर्पण का द्वारक छोटा करने पर, क्योंकि अब दर्पण का जब द्वारक छोटा करेंगे तो यह बिंदु घसक कर आ जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो यहाँ स्लम डालेंगे तो पी पर लगभग आएगा। जब दर्पण का द्वारक छोटा कर देंगे, इसको बोलते हैं द्वारक। जब दर्पण का द्वारक छोटा करेंगे तो मान लीजिए यहाँ आएगी, प्रकाश का परावर्तन यहाँ से होगा, तो जब यहाँ से लंब डालेंगे तो लगभग कहाँ आएगा, पी पर। इसलिए दर्पण का द्वारक जब छोटा करेंगे तो fl बराबर क्या होगा, fp। और fp क्या है, फोकस दूरी है। fp क्या है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कहाँ स्थित है जी, दर्पण के बाएं साइड, इसलिए दूरी क्या लेंगे, माइनस। अब देखिए a2p क्या है, प्रतिबिंब की दूरी।
दिखाते हैं भी से। यह भी दर्पण के बाएं साइड है, इसलिए क्या लेंगे माइनस। एफ पी क्या है, एफ पी जो है यह फोकस दूरी है और दर्पण के बाएं साइड है, इसलिए इसे भी क्या लेंगे माइनस। अब इसको हल कर लेंगे। हल करने का मतलब, अब देखिए माइनस यू, अब देखिए माइनस और माइनस गुणा होगा तो क्या होगा प्लस आर माइनस आर। अब माइनस माइनस गुणा क्या होगा प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस भी, और माइनस माइनस गुणा क्या होगा प्लस एफ। तो देखिए हमें सिद्ध करने में चाहिए एफ भी एफ एफ यू और बी, तो इसमें आर का कोई काम नहीं है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या आर, या फोकस दूरी की क्या होती है दोगुनी होती है। जो वक्रता त्रिज्या आर होती है, इसी के मध्य बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु, और इस दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो देखिए अगर वक्रता त्रिज्या कितनी हुई 10 सेमी की, वक्रता त्रिज्या यदि 10 सेमी की हुई तो मध्य बिंदु में फोकस बिंदु होता है 5, ये भी क्या होगा 5, तो फोकस दूरी का मान कितना आया 5, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी है आधी है। तो हम लिख सकते हैं एफ बराबर आर बटा में 2 या आर बराबर एफ 2एफ, क्योंकि जब एफ में 2 से गुणा करेंगे तो 10 मिल जाएगा, या 10 में 2 से भाग देंगे तो एफ मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस यू प्लस 2एफ, क्योंकि हम जानते हैं आर बराबर 2एफ, माइनस 2एफ प्लस भी माइनस एफ माइनस बी प्लस एफ। अब त्रिज्या गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो माइनस यू प्लस 2एफ एक कोष्टक में गुणे एक कोष्टक में हो जाएगा माइनस बी प्लस एफ बराबर, जब एक का गुणा कर लेते हैं तो बराबर देते हैं। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस एफ माइनस 2एफ प्लस बी। अब देखिए गुणा करें, तो गुणा करेंगे जब तो पहले पद को उठाइए और इसका गुणा दोनों में कर दीजिए, तो माइनस माइनस गुणा क्या होगा प्लस, और यू और बी का गुणा क्या होगा यू बी। अब इसी का गुणा जब करेंगे एफ में तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, यू का गुणा करेंगे एफ में तो क्या होगा यू एफ। अब देखिए जब इसका गुणा हो गया दोनों में, तो अब इसको उठाएंगे और दोनों में गुणा कर देंगे, तो 2एफ का जब गुणा करेंगे भी में तो पहले गुणा किसका होता है चिन्ह का, तो प्लस और माइनस गुणा क्या होगा माइनस, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2एफ बी। अब देखिए अब इसी का गुणा करेंगे इसमें, जब 2एफ का गुणा करेंगे एफ में तो क्या आएगा 2एफ स्क्वायर बराबर। अब देखिए अब इसका गुणा दोनों में कर दीजिए, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस, एफ का एफ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2एफ स्क्वायर, अब माइनस प्लस गुणा क्या होगा माइनस एफ बी। देखिए जब 2एफ इधर भी है और 2एफ इधर है तो इसको क्या करते हैं काट देते हैं, क्योंकि जब बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस, और माइनस प्लस आपस में क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। अब देखिए यू बी माइनस यू एफ माइनस 2एफ भी बराबर क्या बचा माइनस एफ भी। तो यू भी माइनस यू एफ माइनस 2एफ बी, जब इधर माइनस है तो इधर लाइन क्या होगा प्लस एफ बी बराबर 0। जब एफ बी को बराबर की साइड लाएंगे तो क्या है माइनस, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या बचेगा 0। तो यू भी माइनस यू एफ। अब देखिए 2एफ बी माइनस है और एफ बी क्या है प्लस है, तो जब 2एफ बी में से एक एफ बी घटाएंगे कितना बचेगा 1 एफ बी,
अब पूरे समीकरण में यू भी एफ से भाग देने पर, पूरे समीकरण में यू भी एफ से भाग देने पर, तो पूरे समीकरण में यू भी एफ से जब भाग देंगे तो देखिए समीकरण क्या है, यू भी माइनस यू एफ माइनस एफ भी बराबर 0। तो पूरे समीकरण में यू भी एफ से भाग देने पर यू भी एफ यू भी एफ यू भी एफ यू भी एफ, देखिए यू भी से यू भी कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया और एफ बी से एफ बी कट गया। क्या बचा, 1/में बराबर 1/में माइनस 1/में भी माइनस 1/में यू बराबर 0। अब देखिए हमें सिद्ध करना है 1/में बराबर, तो इन दोनों को कहाँ ले जाएंगे, बराबर के उस साइड, इन दोनों कहाँ ले जाएंगे, बराबर के उस साइड। 1/में बराबर, देखिए इधर माइनस उधर क्या होगा प्लस, 1/में भी प्लस 1/में यू, यही हमें सिद्ध करना था। या इसको लिख सकते हैं 1/में एफ बराबर 1/में यू प्लस 1/में भी, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। जहां एफ क्या है, फोकस दूरी, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी। लगा लीजिए।